हेलो। हो गया ना, लाइव हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार आप सभी को। आ जाइए, लाइव हो चुके हैं हम। आइए मेरे बच्चे, लास्ट जो हमने किया वो पास्ट परफेक्ट टेंस था बेटा, जिसको आज हमने खत्म करना है। सो एगो और बिफोर के बारे में आज हमें जानना था, जहां तक हम बात है कि नहीं। वेरी गुड। चलो मेरे शेरों, आ जाइए। सो एगो वर्सेस बिफोर के बारे में बेटा जान लेते हैं। क्या है इन दोनों में, कहानी में क्या फर्क है। देखो, एक तो आपने ये पढ़ा कि जो बिफोर होता है वो कंजंक्शन होता है कि नहीं मेरे भाई। लेकिन बेटा जो यहां बिफोर होगा वो कंजंक्शन नहीं, वो एडवर्ब होगा जो एक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है। एगो का मतलब भी बेटा ये पहले है, ये भी एक एडवर्ब है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा, बिफोर का मतलब भी आप पहले बोलोगे, ठीक है, और एगो का मतलब भी आप पहले बोलोगे। मैं आपसे कहूंगा 5 years एगो, तो आप बोलोगे 5 साल पहले। मैं आपसे कहूंगा बेटा 5 years बिफोर, आप कहोगे सर 5 साल पहले। तो दोनों ही आपकी नजरों में तो पहले पहले मीनिंग आ जाएंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है देखो बच्चे, जो एगो है वो पास्ट का वर्ड है, और जो बिफोर है वो बेटा पास्ट ऑफ पास्ट का वर्ड। चलो आपको ये बात मैं समझाने की कोशिश करता। कॉपी नहीं करना, ठीक है। रफ है बेटा ये वाला, वो कॉपी करोगे आप, ये रफ है, ये कॉपी नहीं करो। जैसे मैं ये बोल दूं, यहां मैं प्रेजेंट पे खड़ा हूं बेटा, मैं बोलूं 2 साल पहले, तो आप प्रेजेंट से किस पे जा रहे हैं, पास्ट पे। तो आप बोलोगे बेटा 2 years एगो। 2 years एगो, इसका मतलब प्रेजेंट से पास्ट पे जाने पर आप क्या बोलते हो, एगो। अगर बच्चे मैं ये बोलूं, ठीक है, देखो ये ध्यान से सुनना ना आपने, कि 2 साल पहले, 5 साल पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, कुछ भी, इसका मतलब अगर प्रेजेंट से पीछे जा रहे हो तो वो एगो है। प्रेजेंट से पीछे जा रहे हो तो प्रेजेंट से पीछे कहां जाओगे आप, पास्ट में, तो इसका मतलब पास्ट में आप क्या यूज करते हो, एगो। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, देखो ये प्रेजेंट है, मैंने बोला जब मैं अपने दोस्त से मिला था, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, ठीक है, हाँ, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, उससे उससे 2 साल पहले उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया था। उससे 2 साल पहले मतलब कब से 2 साल पहले बेटा, पास से 2 साल पहले। तो आप बोलोगे 2 years एगो। 2 years एगो नहीं, आप बोलोगे बेटा 2 years बिफोर। दिस इज द डिफरेंस। इसका मतलब यह हुआ पुत्र, प्रेजेंट से पास्ट पे जाने के लिए होता है एगो। अगर पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट तक आप कूदोगे तो वो होता है बिफोर। इसका मतलब बिफोर पास्ट ऑफ पास्ट का समय होता है बेटा, और एगो पास्ट होता है ना। इंटरेस्टिंग किस्सा। अब सवाल ये पैदा हुआ बेटा कि पेपर में हम इसको कैसे करेंगे, पेपर में हम इस पर बेस्ड कैसे एरर आएंगे और किस तरीके से टैकल करेंगे। पहला एग्जांपल, जैसे मैंने बोला बच्चे, आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड 2 years एगो, या आई मेट माई फ्रेंड 2 years बिफोर। क्या आना चाहिए। अब देखो बेटा, जब सेंटेंस में कोई पास्ट का जिक्र ही नहीं हुआ, जब सेंटेंस में कोई पास्ट का जिक्र ही नहीं हुआ, तो सीधा पास्ट ऑफ पास्ट कैसे आ जाएगा। 2 साल पहले, तो ये मतलब हुआ पास्ट से कहीं 2 साल पहले। कौन सा पास्ट, कहां, कोई घटना का जिक्र ही नहीं हुआ, तो बेटा डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट तो नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा 2 साल पहले। कौन से 2 साल, आज से 2 साल पहले, मतलब 2023 में हम खड़े हैं। हाँ भाई 2021 की बात कर रहा है। ये बात हुई ना बेटा, बातचीत। इसीलिए कभी भी डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट तो नहीं आएगा ना बेटा। कोई भी तुम्हें बोलो, तो बोले 2 years बिफोर, तुम बोलो 2 years बिफोर, अबे कौन से 2 साल पहले, कहता है पास्ट से। अबे कौन सा पास्ट, कुछ जिक्र तो करना पड़ेगा पाजी, कुछ जिक्र तो करना पड़ेगा ना।
वेरी गुड। तो वो चीज अगर आप ऐसे नहीं जिक्र करोगे तो गलत हो जाएगा, नॉनसेंस है, सामने वाला बेहोश हो जाएगा। कौन से 2 साल पहले पे? अगर मैं बोलूं 2 years ago, वो समझ जाएगा 2023 से 2 साल पहले। ये बात होती बेटा। अच्छा, दूसरा एरर देखो पेपर में क्या करेगा। दूसरा ये गलती दे सकता है, इसमें ऐसे दे देगा बेटा, सपोज करो आई मीट माई फ्रेंड, आई मीट माई फ्रेंड, हाँ, 2 years ago, ऐसे दे देगा। अब फिर हम देखेंगे यार 2 years ago ये तो पास्ट का टाइम है, तो उसके साथ मीट नहीं मेट आना था। एक एरर इस पर बेस्ड बेटा ये आता है कि मेट आना था, सेकंड फॉर्म आनी थी। ठीक है, दूसरी बात मेरे बच्चे, तीसरा एरर, जितने भी इस पर बेस एरर बनेंगे ना मैं आपको समझा। क्या पता ऐसा दे दे बेटा, आई हैड बॉट, आई हैड बॉट, हाँ, a new book. I had bought a new book. हाँ, 2 days, 2 days ago. 2 दिन पहले मैंने एक नई किताब खरीदी थी। अब एक बच्चे ने क्या किया, बोला सर देखो हैड मेट पास्ट ऑफ पास्ट है, हाँ, तो सर एगो को काट के बिफोर कर दो। मैंने बोला पागल हो गया तू, तब भी एगो को काट के बिफोर नहीं कर पाएगा बेटा। अगर एगो को काट के बिफोर कर देगा तो वो ऐसा सेंस देगा पास्ट को भी पास्ट, मतलब 2 दिन पहले मैंने एक नई किताब खरीदी थी। कौन से 2 दिन पहले? पास्ट ऑफ पास्ट के 2 दिन पहले। अबे पास्ट का तो जिक्र कर ले पहले भाई, पहले पता तो चले कहां कब कहां से पीछे, कुछ लिखा ही नहीं तूने तो। इसका मतलब यहां 2 दिन पहले कौन से होंगे बेटा? आज का दिन देखेंगे, आज है थर्सडे, तो मैं थर्सडे से 2 दिन पहले देखूंगा। ऑटोमेटिकली बेस टाइम इसका प्रेजेंट मान लूंगा बेटा, 2 दिन पहले, थर्सडे से 2 दिन पहले की बात कर रहा है भाई। ठीक है, तो हमने सोचा अच्छा ये ट्यूसडे की बात कर रहा होगा, ठीक है, ये मंडे की बात कर रहा होगा, तो दिमाग तो जाएगा बेटा वहां पर। लेकिन अगर आप ये लिख के बता दो कि खाली 2 days ago, 2 दिन पहले, और बोलो पास्ट के 2 दिन पहले, तो डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट हो जाएगा, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कौन से 2 दिन पहले। इसलिए बेटा ये 2 days ago तो सही है, क्योंकि ये पास्ट का टाइम है, और ये पास्ट ऑफ पास्ट का टाइम है, क्योंकि हेड बोट क्या है बेटा? पास्ट ऑफ पास्ट। तो क्या मैं इसको भी पास्ट ऑफ पास्ट कर दूं? इसको पास्ट ऑफ पास्ट कर दूंगा तो डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट का एक सेंटेंस है, पास्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे इस पास्ट ऑफ पास्ट को पास्ट बनाना होगा, यहां पर खाली बोट लिखना होगा बेटा, सेकंड फॉर्म। आया मजा? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एरर कैसा आ सकता है? अगर मैं ये बोल दूं वेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था, हाँ, वी हैड वर्कड टूगेदर, वी हैड वर्कड टूगेदर, हाँ, देखना अभी क्या बोलने वाला हूं, 5 years ago। अब सोचो बेटा कहां एरर? लेकिन हाँ जयदीप सर अब गड़बड़ कर दी आपने। क्या? ये है कि वेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था, तो मैं उससे कब मिला? पास्ट में मिला। जब मैं उससे मिला था तो मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, जब मैं उससे मिला था पास्ट में आ गया। उससे 2 साल पहले, इसका मतलब कहां से 2 साल पहले? सर जब मैं उससे मिला था उससे 2 साल पहले की बात हो रही है, तो जब मैं उससे मिला था उससे 2 साल पहले हमने साथ काम किया था। सर अब पास्ट से बैकवर्ड जा रहे हो, तो जब मैं उससे मिला था ये क्या है? पास्ट। और पास्ट से बैकवर्ड जाओगे तो बेटा क्या आएगा? पास्ट ऑफ पास्ट। इसका मतलब इस बार यहां पर हैड वर्कड क्या है बेटा? सही है। इसका मतलब मुझे एगो को काट कर क्या करना होगा इस बार? बिफोर करना होगा। तो बेटा 2 सेकंड में आपका एगो वर्सेस बिफोर मैंने क्लियर करके दे दिया, मस्तानी लाइफ। ठीक है, चलिए, तो ये हुई हमारी मॉर्निंग अब गुड। तो फटाक से कॉपी करो बेटा, फिर 6th कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। करो आराम से कॉपी।
आज हो मेरे दोस्त, मैंने थोड़ा सा फेस धो लिया। क्या कहना, गंदे हाथ आंख पे लगा लिए इधर बेंच पे रख के। और आजकल मेरे भाई आपको पता है आई फ्लू भी चल रहा है। आई फ्लू से बचने का एक ही तरीका है, जैसे देखो अभी मैंने गंदे हाथ इस पे बेंच पे थे तो ऐसे आंख पे यूं कर लिया, तो फिर मैं तुरंत अब फेस धोने गया हूं। क्या करना है, अपनी आंखों की आदत होती है ना हमारी आंखों पे हाथ टच करने की, ठीक है, आई फ्लू उसी से होता है। उड़ के तो एक दूसरे की आंख में वो पहुंचेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइब्रेरी में जाते ही तुम हैंड शेक करते हो ना, और सुना बिडू क्या हाल चाल, अरे बढ़िया भाई, अरे बढ़िया भाई, तो उस आदत को छोड़ दो, ठीक है ना, उस आदत को छोड़ दो बेटा। वहां से आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, उसी बेंच को आप यूज कर रहे हो जहां दूसरा कोई बैठा था, तो एक छोटा सा अगर स्प्रे वाला सैनिटाइजर के हैं थोड़े बहुत पैसे, तो उसको स्प्रे कर दो अपनी सीट पे और फिर बैठो, ठीक है। तो आई फ्लू फैला हुआ लाइब्रेरी में, थोड़ा सा इस चीजों को आप ध्यान में रखो भाई, डन है। और आंखों पे हाथ टच करने की आदत, ये हम करते हैं ना, थकते यूं ही तो करते हैं हम, थकते यूं, तो ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो भाई अब देखते हैं। तो व्हेन आई मेट हिम वी हैड वर्क टुगेदर 5 years एगो, हमने ये देखा। आगे बढ़े, देखो जी, अब है हमारा 6th वाला कॉन्सेप्ट। बेटा 6 बातें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आने के लिए बताई हैं बच्चे, 6 बातें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आने के लिए बताई हैं। ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, फिर मैंने वेन कराया, फिर मैंने आपको एगो ये कराया, ठीक है, 5 बातें हो गई। छठे में क्या है बेटा, छठे में है नरेशन। इसको मैं बोलता हूं नरेशन कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे सर ये नरेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेटा नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, नरेशन कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बात है नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी थोड़ा सा बेसिक उसका पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहां जरूरत है, ठीक है, यहां जरूरत है। कैसे, देखो बेटा, नरेशन में एक होती है डायरेक्ट स्पीच, साथ साथ कॉपी करना बेटे। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बेटा, जिस व्यक्ति ने जिसको जो बात कही, ठीक है, यहां वो सब्जेक्ट लिखते हो, यहां आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं बेटा उसको। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब पता है क्या होता है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है किसने किसको क्या कहा था वगैरह। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हाँ, प्लस यहां इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, जिस इंसान को आपने बात कही। इसका मतलब ये जो व्यक्ति होता है ना बेटा, ये होता है स्पीकर। इसमें स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो बात को बताएगा। जिसको ये बात बोल रहा होता है ना, यहां ये बंदा होता है बेटा लिसनर। लिसनर मतलब जिससे ये बात कर रहा है, जिसको ये बात सुना रहा है, ठीक है। अब इसने इसको जो भी बात कही ना, वो हम कोमा इन्वर्टेड कोमाज में लिख देते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमाज में लिख देते हैं। मतलब इसने इसको जो बात कही, तो इस बंदे ने जो बात कही, इसके बोले गए डायरेक्ट शब्द, इसके बोले गए डायरेक्ट शब्द। अब आपको मेरा नेचर इतने में तो समझ आ ही गया बेटा, डायरेक्ट वर्ड्स क्या, कि मैं चीजों को बहुत टेक्निकल समझाऊंगा एकदम प्यार से, जिससे आपको इंग्लिश से नफरत भी ना हो और आप इंग्लिश को समझना सीख जाएं। बेटा डायरेक्ट स्पीच का ये मतलब होता है, अभी लिख के भी बताता हूं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? अब आप क्या करोगे, यहां इनडायरेक्ट स्पीच लिख के, हाँ, और 2 लाइन का गैप छोड़ दोगे, 2 लाइन का गैप छोड़ दोगे। गैप छोड़ने के बाद एग्जाम्पल कॉपी करोगे बेटा, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, और फिर बताऊंगा मेरे बच्चे ये टेंस से कैसे रिलेट करता है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने लिखा मोहन सेड टू द गर्ल, मोहन ने उस लड़की से कहा था, कोमा इन्वर्टेड कोमास, है ना, हाँ, साहिल, साहिल मैंने यहां पर बोल दिया, हाँ,
ईट्स एप्पल्स, साहिल एप्पल्स खाता है। बस ये बोलते, ठीक है बच्चे, मैंने ये बोल दिया और कुछ नहीं, बस डन है वो। तो बेटा हमने क्या बोल दिया यहां, मोहन सेड टू द गर्ल साहिल ईट्स एप्पल्स। अब ये है मेरे बच्चे डायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, बचपन में तो टीचर ने आपको डायरेक्ट रटा दिया बेटा ये डायरेक्ट स्पीच होती है। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है बेटा। इसका मतलब क्या है, मोहन ने पास्ट में उस लड़की से कहा था, अभी कहा था पास्ट में, पास्ट में कहा था, क्या कहा था, साहिल ईट्स एप्पल्स, साहिल एप्पल खाता है, ये कहा था। तो बेटा एक बात बताओ, ये किसके मुंह से शब्द निकले, मोहन से, किसके सामने, उस लड़की के सामने, क्या कहा, ये कहा। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब पता है क्या होता है, उसके मुंह से जो शब्द जैसे निकले एकदम डिट्टो वैसे ही बता दो, कुछ भी छेड़खानी नहीं करोगे। इसका मतलब मेरे बच्चे आज का तो लेटेस्ट जमाना है। आज का लेटेस्ट जमाना क्या है, मेरे पास फोन है, मैंने ये व्हाट्सएप निकाला, हां, और व्हाट्सएप पे मेरे बच्चे मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ दी। आज का तो ये जमाना। उस रिकॉर्डिंग को अगर आपको किसी व्यक्ति को बताना हो, जैसे कोई किसी को गाली नहीं दे देता, तो बता साले ने बता क्या कहा था, मेरे को सेम बता तू क्या कहा था। इसका मतलब सामने वाला आपसे कह रहा है मेरे को डायरेक्ट स्पीच बता, मतलब उसमें जरा सा भी खुद का मिर्च मसाला या खुद का कुछ भी ऐड मत करियो, सीधा सीधा बता दे उसके शब्द क्या थे। तो तुम पता है क्या बोलोगे, भाई मोहन सेड टू द गर्ल, हा साहिल ईट्स एप्पल्स। तो बेटा आप जब बीच में कोई कंजंक्शन यूज नहीं कर रही, कुछ यूज नहीं कर रही, तो सामने वाले को पता चल जाएगा ये बंदा तो डायरेक्ट स्पीच बता रहा है। अगर मैं ये बोल दूं बेटा मोहन सेड, मोहन सेड, ठीक है, हां अबाउट यू, मोहन ने तुम्हारे बारे में कहा था, हां साले, और तुमने उस सामने वाले को कूटना चालू कर दिया, मुझे गाली देगा, साला क्यों कह रहा मुझे, कहता हो भाई ओ घोचू, मैंने डायरेक्ट स्पीच बोली है, डायरेक्ट स्पीच बोली है, तो ये साला गाली मेरे मुंह से निकली है, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द मोहन के हैं। बेटा इन शब्दों को तो जयदीप सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जयदीप सर, मोहन सेड टू द गर्ल साहिल ईट्स एप्पल्स। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, जयदीप सर आप बोल रहे हो तो, और मैं कहूंगा बेटा ध्यान से देख, शब्द, ठीक है, हां बोल मैं रहा हूं, लेकिन शब्द है उसके, ये मतलब होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच का। 3 इडियट याद है, हाँ सर बोल वो रही है, हाँ शब्द हमारे हैं। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच का एग्जैक्टली मतलब ये होता है। ठीक है, तो साहिब मोहन ने उस लड़की से कहा था, ये कहा था, तो मैं तो तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। अगर इसी डायरेक्ट स्पीच को मैं ऐसे बोलूंगा आज के जमाने में, तो बेटा मैंने देखो रिकॉर्डिंग छोड़ी, साहिल ईट्स एप्पल्स, ठीक है, ये कहिए, अब रिकॉर्डिंग को सुनो, साहिल ईट्स एप्पल्स, खत्म। बेटा ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच, यही तो है। लेकिन ये डायरेक्ट स्पीच तो रिकॉर्डिंग चली गई, अब आपको क्या पता किसके शब्द है वो, तो मैंने बता दिया, खत्म। इसीलिए क्या है बेटा, डायरेक्ट स्पीच को अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इतना हिस्सा अलग है और इतना हिस्सा अलग है। इसीलिए कई बार बच्चा सोचता है सर पास्ट में प्रेजेंट कैसे आ गया, अगर पास्ट में बोला था तो पास्ट कर दो ना। मैंने बोला ना 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 ना, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए होता है, ये सिर्फ बताने के लिए होता है, सिर्फ बताने के लिए होता है। इसलिए बच्चे कई बार रट नहीं लेते हैं रूल, पास्ट से स्टार्ट हुई बात पास्ट पर खत्म होगी, क्यों खत्म होगी, पागल हो गए हो क्या, डायरेक्ट स्पीच है। बेटा डायरेक्ट स्पीच में इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसने किसको क्या कहा, क्या कहेगा, क्या कहता था, क्या कहा था, क्या कहता है, क्या कहेगा, कुछ भी, वो डायरेक्ट शब्द, इसके बोले गए डायरेक्ट वर्ड्स, डायरेक्ट वर्ड्स कहो, ठीक है, हां, या कहो बेटा इसके बोले गए सेम वर्ड्स, है ना बेटा, सेम वर्ड्स, इसका मतलब मैंने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। इसीलिए मेरे बच्चे डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा,
कि यहां भले ही ये सैड हो, हाँ, यहां भले ही ये टोल्ड हो, हाँ, यहां भले ही पास्ट हो, हाँ, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सेम रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, सेम शब्द। आप बोलोगे सर बदल दो टाइम के हिसाब से, तो बेटा वो तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ना, वो तो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। आपने मुझे बोला डायरेक्ट बताओ उसने क्या बोला, तो मैं बोलूंगा मोहन सेड टू द गर्ल, मोहन ने उस लड़की को कहा था साहिल एप्पल खाता है, डायरेक्ट स्पीच में बताऊंगा बेटा। तो इसका मतलब इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए बेटा जो ये डायरेक्ट सेम बोले गए वर्ड हैं, हाँ, अब आप यहां पर एरो लगाओगे, ये प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, हाँ, ये पास्ट में भी हो सकते हैं, हाँ, और ये फ्यूचर में भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन बेटा ये डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं हो सकते, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि सर आपने हमें सिखाया था डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं आ सकता। वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ बेटा डायरेक्ट स्पीच में आप पता है एरर निकालोगे तो कैसे निकालोगे। डायरेक्ट स्पीच को तो ऐसे मानना जैसे ना तो पेपर में ये गिवन है ना पेपर में ये गिवन है, सिर्फ इतना सेंटेंस गिवन है, एरर बताओ। साहिल ईट्स एप्पल्स में कोई एरर है? नहीं। ये बात किसने किसको कही थी, तेरे को क्या? एरर तो ऐसे निकलेगा इसमें। इसीलिए बेटा नरेशन तो नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा हम, यहां मैं नरेशन नहीं पढ़ा रहा पुत्र, मैं कह रहा हूं ये नो एरर है, तुम क्यों कहोगे इसे नो एरर है? आप बोलोगे जयदीप सर ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में सर इस वर्ब का इस सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसने किसको क्या कहा था वो बताना, बस सीधे बोले गए शब्द, कोई बदलाव नहीं। अरे जब कोई बदलाव ही नहीं करना बेटा तो इसका इस पर इफेक्ट क्यों जाएगा? तो चाहे पेपर में यहां 8 दे दे, ईट दे दे, हैज इटन दे दे, विल ईट दे दे, कुछ भी भसड़ फैलाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट ले दे, पास्ट ले ले, फ्यूचर टेंस ले ले, लेकिन डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसे नहीं दे सकता यहां साहिल हैड इटन एप्पल्स, हैड इटन एप्पल्स क्यों बोल रहे हो? डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट तो आपने मना किया था सर। बस पहले यहां तक कॉपी करो, ये गैप छोड़ के, फिर मैं आपको बताता हूं बेटा नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती। देखा कितने आसानी से समझ आ गया। लेवेंटी नहीं बेटा जिसने टेंस बीच से ज्वाइन किया पहली क्लास से देखो, ठीक है। अब देखो पाजी, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब होता है बेटा उसकी कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना। अब देख लो ये तो सेम शब्द थे, अब अपने शब्दों में कहना। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है बेटा? अपने शब्दों में कहना। इसका मतलब अब इफेक्ट आएगा बेटा। आपने ये सब्जेक्ट लिखा, आपने ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी, हां, आपने फिर ऑब्जेक्ट लिखा, हां, आपने फिर कंजंक्शन लिखा बेटा, फिर कंजंक्शन भी आता है इसमें। मतलब अब ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज है ना, इनको हटाकर क्या आएगा बेटा? कंजंक्शन, ठीक है। हां, फिर क्या आएगा पाजी? सब्जेक्ट। मतलब आगे जो बात बोली है, आगे जो बात बोली है, हां, फिर इधर टाइम कौन सा आएगा? सर बताओ बेटा, मतलब इधर जो वर्ब आएगी, इधर जो वर्ब आएगी वो कौन से टाइम में होगी? आप बोलोगे जयदीप सर इस वर्ब का जो टाइम है, हां पता है क्या होगा बेटा? अब आओ, अब आओ, इस पर बॉक्स बनाओ। तगड़ 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 तगड़, हां, इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। अब इफेक्ट आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि सर अब तो आप अपने शब्दों में बोल रहे हो, ठीक है, अपने शब्दों में बोल रहे हो तो इफेक्ट आएगा जयदीप सर। कैसे आएगा? अब देखो बेटा, अब जब मैंने इसे बदला तो बचपन में देखते थे ना, टोल्ड कर देते थे आप, है ना बेटे? टोल्ड क्यों हुआ, क्या है कहानी, वो तो बेटा
नरेशन में पढ़ेंगे, यहां नहीं। लेकिन जो मैं आपको टेंस का इफेक्ट सिखा रहा हूं, बस वो टाइम का इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी डिटेल में तो इसे नरेशन में पढ़ेंगे, यहां सिर्फ मैं टेंस से रिलेट कर रहा हूं इसको। तो मोहन टोल्ड द गर्ल, है ना, क्या है बेटा, दैट। भाई मोहन ने उस लड़की से बतलाया था कि हाँ साहिल, हाँ अब देखो बेटा, अब ये बतलाया था, प्रेजेंट में बतलाया था कि पास्ट में बतलाया था? ये जो बतलाया था प्रेजेंट में बतलाया था या पास्ट में बतलाया था? पास्ट में बतलाया था। अगर पास्ट में बतलाया था तो ये बात नई है या पुरानी हो गई? पुरानी हो गई। तो प्रेजेंट से पुरानी होकर कहां जाएगी? पास्ट। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा बेटा? 8 सेकेंड फॉर्म। अरे जयदीप सर प्रेजेंट का पास्ट क्यों कर दिया? मैंने बोला बेटा एक बात बता, बतलाया था, कब बतलाया था? पास्ट में। और अब डायरेक्ट स्पीच में नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट में बोल रहा हूं। अब तो मैं टाइम इसके हिसाब से चलूंगा। पास्ट में अगर बतलाया था तो वहां प्रेजेंट कैसे आ जाएगा? पास्ट में तो पास्ट आ जाएगा, या पास्ट से पास्ट टू पास्ट पे जा सकते हैं हम। प्रेजेंट का है का भैया जी? तो हमने बोला तागड़ था, ये बना इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर पेपर में इस बार यहां पर ईट्स दे देता तो सत्यानाश गलत, क्योंकि पास्ट में बतलाई गई बात तो पास्ट ही तो आएगा। आहा आहा, पास्ट में बतलाई गई बात पास्ट में ही आएगा। इसलिए अगर ये पास्ट में होगी तो वो भी पास्ट में होगी या पास्ट ऑफ पास्ट में होगी। लेकिन किसी भी हालत में दुनिया इधर से उधर हो जाए, कभी प्रेजेंट में नहीं हो सकती बेटा। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होगा तो अलग बात है, वो बाद की बात है बेटा नरेशन की। अभी तो मैं नॉर्मल चीजें समझा रहा हूं। अब समझ में आया? तो क्या सीखा? बात का निचोड़ देखो बेटा। डायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं करना बेटा, जो टेंस पड़े वही है। डायरेक्ट स्पीच में कुछ नया नहीं है बेटा, जो टेंस पड़े वही है। मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमास में देख लो, वो सेंटेंस सही है तो सही है। ये सेंटेंस इतना देखना बेटा, ये भाड़ में गया, इसका इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ इतना देखना। अभी क्वेश्चन भी दूंगा, टेस्ट लूंगा तुम्हारा, हाँ बस। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो डायरेक्ट स्पीच में कुछ भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस हो सकता है। डायरेक्ट पास्ट तो पास्ट तो वैसे भी नहीं होता था, वैसे भी नहीं होता। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच में, हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज मेरे बच्चे, बहुत चीज आसान है, मुश्किल मत करना। बेटा जी ध्यान से सुन लेना दोबारा, पेन कॉपी साइड में रख दो। डायरेक्ट स्पीच में बेटा सिर्फ इन्वर्टेड कोमास में देखो, अगर वो सेंटेंस सही है तो डायरेक्ट स्पीच सही है। क्यों? अरे बेटा वो डायरेक्ट स्पीच है, इस पर इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता समझा दिया। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच नया नहीं है, जो टेंस बनाते आए हो वैसे ही बनाओ, जो टेंस बनाते आए हो वैसे ही बनाओ। इनडायरेक्ट स्पीच में इफेक्ट देखना बेटा, अगर ये पास्ट में है तो आने वाली बात या तो पास्ट में होगी या आने वाली बात पास्ट टू पास्ट में होगी, क्योंकि पास्ट से पास्ट की बात कर सकते हो, पास्ट से पास्ट टू पास्ट की बात कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त पास्ट में प्रेजेंट कैसे बोल के आ जाओगे? बस बेटा इतना ध्यान रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पहचानोगे? कोमा इन्वर्टेड कोमाज है तो डायरेक्ट है, कंजंक्शन है तो इनडायरेक्ट है बेटा। अब लूंगा मैं आपका टेस्ट, ठीक है? चलो अब एक एग्जांपल से और समझाता हूं फिर। तो चीजें आसान होना बेटा, उनको मुश्किल नहीं किया करते, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ऑनलाइन है ना पुत्र। ऑफलाइन हो तो तुम मेरे सामने बैठे रहो, मेरे को पता रहे कि तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं। ऑनलाइन में बड़ा संभल के चलाना पड़ता है अपने आप को। जब चीजें आसान करके मैं बता रहा हूं तो क्यों मुश्किल बनानी है आपने? समझ रहे हो? चलो एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। कॉपी हो गया भैया? अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है क्या डायरेक्ट स्पीच कभी पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं होगी? हो जाएगी। अगर ऑलरेडी हुआ, बिफोर हुआ, क्या उखाड़ लेगा? फिर कर दी ना वही गोबर खाने वाली बात, कर दी ना गोबर खाने वाली बात, फिर वही साला तुक्का। क्या कभी भी डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होगा? हाँ, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट कब होता है? आप चीजें सिखाई ना, पास्ट ऑफ पास्ट कब आ सकता है? तो वो हुआ तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तेरे को क्या बे, अजीब पागल है। मैंने अभी अभी बोला डायरेक्ट स्पीच वही होगी जो अब तक पढ़ा। तो क्या डायरेक्ट स्पीच में कभी डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट होगा? डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट तो साला कहीं भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट स्पीच में कैसे आ जाएगा डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट? समझ आई बात? लेकिन पास्ट टू पास्ट कब आ सकता है? जब ऑलरेडी हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, एगो या बिफोर का पंगा पल रहा हो। ये बुद्धि दौड़ा पगले। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज नहीं करना आएगा बेटा पेपर में, ठीक है? वेरी गुड, चेंज नहीं आएगा। ये क्या आएगा? एरर में आएगा।
तो एरर में क्या आएगा, देखो जैसे एक पहला टेस्ट, ये अपना टेस्ट मान के चलना, आपको इसमें एरर निकालने। पेपर में आया, ही सेड टू मी they went there on time। ठीक है, अब बताओ बेटा, क्या ये एरर है या नो एरर? क्या ये एरर है या नो एरर? ही सेड टू मी दे वेंट देयर ऑन टाइम, एरर है या नो एरर? बताओ बेटा। बहुत बल्ले बल्ले, नो एरर, नो एरर। क्यों? देखो बेटा, एक बात सुनिए मेरे पुत्र, डायरेक्ट स्पीच है ना, तो मैंने कहा था इसका उससे कोई लेना देना नहीं, इस क्वेश्चन को इतना मानो। क्वेश्चन सही है नहीं? हाँ सही है, खत्म खत्म, नो एरर। दे वेंट देयर ऑन टाइम, वो वहां समय पर गए थे। तुम यहां विल गो कर दो, वो भी सही, वो भी सही। तुम यहां विल गो कर दो, वो भी सही। तुम यहां गो कर दो, वो भी सही। वे वहां समय पर गए थे, वे वहां समय पर जाते हैं, वे वहां समय पर जाएंगे, बेटा तीनों सही। लेकिन हैड गोन तो नहीं करोगे ना बेटा, डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट तो नहीं करो। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे बना दिया, फर्क क्या पड़ा? सही है। तो मुझे तो सिर्फ इतना देखना बेटा, बस मुझे नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ इतना देखना। अब तुम चाहे यहां गो करो, चाहे तुम यहां विल गो करो, चाहे तुम यहां शुड गो करो, चाहे तुम यहां फलाना ढिमकाना कुछ भी करो, तुम्हें क्या मतलब? लेकिन तुम यहां हेड गोन तो नहीं कर दोगे ना। हेड गोन क्या? हेड गोन डायरेक्ट तो ये नहीं आएगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही। डायरेक्ट स्पीच कुछ कहती नहीं आपको, डायरेक्ट स्पीच कह रही। अब तुम बोलोगे सर इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी? भाई टेंस पढ़ा रहा हूं मैं, नरेशन थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं कि मैं इसकी इनडायरेक्ट बनानी सिखाऊं। इनडायरेक्ट बनानी सिखाऊंगा, इनडायरेक्ट में हेड गोन हो जाएगा, वो बाद की बात है बेटा, अभी एम नहीं बनाना, अभी आपने एरर निकालने सीखने। मैं क्यों बताऊं किसका क्या बनेगा, वो नरेशन में पढ़ेंगे बेटे बच्चे। आपको पता चला ना? हाँ आपको पता चल गया ना, ये नो एरर है, बस मेरा तो काम ये था। अच्छा ही सुनिए, they told the teacher that the students do their work on time। बताओ एरर की नो एरर? पहले तो देखो बेटा, ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच, अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो इफेक्ट होगा नहीं होगा? हम तो कुछ कहते ही नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे रे बाबा। आपने बोला सर इनडायरेक्ट है, हाँ तो ये टोल्ड मतलब पास्ट में कहा था, तो पास्ट में कहा था तो ये प्रेजेंट कैसे आ गया सर? डिड आएगा, खल्लास। प्रेजेंट का क्या हो गया? पास्ट। She told the boy that he cleaned his room बताओ एरर या नो एरर? तीसरा एग्जांपल, एरर या नो एरर? तीसरा एग्जांपल, एरर या नो एरर? आप बोलोगे पास्ट में कहा था, तो पास्ट में कहा था तो पास्ट, अरे है सर, हाँ तो भारत माता की जय, नो एरर। बस बेटा ये पढ़ा रहा था, तो मुबारक हो मेरे बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस भी
खत्म हुआ। और बहुत डिटेल में नरेशन कहां पढ़ेंगे बेटा? नरेशन टॉपिक में। नरेशन टॉपिक में हम नरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है छुटकू, तीनों एग्जाम्पल कॉपी करो। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल दूं क्या आपको? एक मस्त वाला एग्जाम्पल दूं क्या? एक रापचिक माल ले रहे अपन, समझा? एक मस्त इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊं, मजा आएगा। देखो, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ही सेड टू हर, हाँ, दे met their friend, they met their friend, हाँ, 5 years ago। हाँ, बताओ ये एरर की नो एरर? ये एरर की नो एरर? बताओ पाजी। नो एरर, वेरी गुड। क्योंकि बेटा आपको इससे मतलब नहीं है। ये देखो, दे मेट देयर फ्रेंड 5 years ago। हाँ, अगर पेपर में यहां बिफोर दे देता तो बिफोर गलत होता बेटा, है कि नहीं? मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट पास्ट टू पास्ट तो नहीं आएगा, एगो जीतता, है कि नहीं? ऐसा सेंटेंस बनाइए, ऐसा होगा ना बेटा? नो एरर, वेरी गुड। अगर यहां बिफोर देता तो क्या होता? एरर। सिर्फ इतना देखोगे ना, तो दे मेट देयर फ्रेंड 5 years ago, 5 years बिफोर। एगो सर बिफोर क्यों लिख लो? अच्छा, पांचवा देखो, सपोज करो मेरे बच्चे, अगर पेपर में आ जाता अगर ये आ जाता पाजी, अरे बिरजू बताइयो तनिक का होगा बेटवा, आप बताना जरा। फिफ्थ आप देखोगे सर इनडायरेक्ट स्पीच है। हाँ, अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो ये चीज पास्ट में है, और पास्ट में है तो ये क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर, अरे बिल्कुल हो सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि पास्ट से पास्ट की भी बात की जा सकती है, पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट की भी बात की जा सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट हुआ तो बिरजू तू एरर निकाल गया बिटवा। क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना, पास्ट में पास्ट भी हो सकता है, पास्ट में पास्ट ऑफ पास्ट भी हो सकता है। अगर पेपर में यहां हेड क्लीन्ड भी होता ना, वो भी नो एरर होता बेटा। क्लीन्ड है वो भी नो एरर है, बस क्लीन्स गलत है। अगर पेपर में सपोज करो बेटा यहां हेड क्लीन्ड दे देता, वो भी सही था सर, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट होता है, और सर पास्ट में पास्ट भी सही है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये पास्ट है तो पास्ट में पास्ट भी सही है, पास्ट में पास्ट ऑफ पास्ट भी सही है। लेकिन जयदीप सर बस क्लीन्स गलत होता, यही तो लिखवाया भाई। क्यों? क्योंकि पास्ट में है तो प्रेजेंट से पास्ट आ जाएगा, पास्ट से पास्ट तो पास्ट आ जाएगा। हाँ, तो कभी भी प्रेजेंट से प्रेजेंट तो रहेगा ही नहीं ना, ये रीजन होता है इसका। और डिटेल में घुसाऊंगा नरेशन में बेटा, तब आपको तब मजा आएगा और भी ज्यादा पढ़ के। वॉज क्लीनिंग हो जाएगा, सब हो जाएगा, इस क्लीनिंग नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा, एक जादू दिखाऊं तुम्हें? जादू? अरे पगले, ये इसी डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच है। पता है क्या किया मैंने? देखो, ही सेड टू हर, दे मेट, पास्ट है, दे मेट, हाँ, देयर फ्रेंड 5 years ago। अब मैंने क्या चाल खेली? देखो, ही टोल्ड हर दैट दे, पास्ट में उसने क्या कहा था? पास्ट। अब ये बात और पुरानी हो गई, पास्ट से और पुरानी होगी तो क्या हो गई? पास्ट ऑफ पास्ट। तो मेट का क्या हो गया? हेड मेट। अगर एगो और पुराना हो जाएगा तो एगो का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा? बिफोर। इसलिए टीचर तुम्हें बचपन में रटाते थे, नरेशन में एगो का बिफोर कर देते हैं, नरेशन में एगो का बिफोर कर देते हैं, नरेशन में दिस का दैट कर देते हैं, नरेशन में यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर दिया जाता है। अरे वो इसलिए रटा रहा था भाई, आज रीजन पता चला। वो टाइम बदल रहा है पगले, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, टाइम पीछे खिसकेगा ना, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट, और पहले से पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट का तो सेम ही रहेगा। ये इसीलिए तुम रटते थे। बाकी कई चमत्कार बेटा नरेशन में भी आप देखने को आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ही कॉपी करो, कॉपी करो पहले इतना आराम से, कोई दिक्कत
देखो बेटा अब आगे कहानी खत्म, अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानना है तो आपको ऑब्वियसली बात है इस टेंस को आप सिंस या फोर से ही समझोगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है पाजी। पहला कॉन्सेप्ट तो इसके फॉर्मेट से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, आप हैड बीन लगाते हैं मेरे दोस्त, और आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन है फिर आप या तो फोर लगाते हैं या आप सिंस लगाते हैं। फ्रॉम और होता है बेटा, वो फ्यूचर टेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और प्लस में टाइम लगाते हैं। ऐसा ही सिकर में आज मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी नौकरी दे दी तेरे को, पढ़ ले, तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, राजनीति से दूर रह ले अभी फिलहाल। सिंस है और फोर है तो ये टाइम आ गया बेटा, ठीक है। मुझे तुमने कभी देखा राजनीति पे बोलते हुए? पहले तो बोल भी देता था, अब कभी नहीं बोलता बेटा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई मुद्दा वहां से सेंसिबल निकल के तब आएगा जब हम थोड़ा बहुत उस बोलने लायक हो जाए चीजों के। तो पहले सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ना आप देखो पढ़ाई पे लगाओ। ये नहीं कि वहां सिकर में मोदी जी आ रहे हैं तो भाग के तुम देखने जा रहे हो, आइए मोदी जी आइए, अरे ये रहा मैं, ये रहा, हाँ हाँ कौन बेरोजगार, कोचिंग नहीं गया, लाइब्रेरी नहीं गया, नहीं मैं आपको देखने आया हूं। मेरे को देख के क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी? नहीं, वो तो पढ़ने से मिलेगी। तो यहां क्या कर रहा है? पढ़ नहीं रहा हूं, आपको देखने। तो क्यों टाइम पास करना बेटा, अपना लाइब्रेरी में रहना, चुपचाप से पढ़ने पे ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड बीन और आईएनजी आया और सिंस या फोर्थ साइड के साथ आप लगा देते हो उसको, सही है। जैसे बेटा वो 2 घंटे से पढ़ रहा है या वो 2 घंटे से खेल रहा है, हाँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। और वो 2 घंटे से खेल रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आप बोलोगे ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा था। तो सर इस पे एरर क्या आएगा बेटा? यहां वॉज प्लेइंग करेगा। अब आप सबको पता है वो 2 घंटे से खेल रहा था, तो 2 घंटे तो उसको खेलते हुए हो गए होंगे, हाँ, और आगे भी खेल रहा होगा। तो 2 घंटे जो हो गए वो परफेक्ट है, जो आगे चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस। तो वॉज प्लेइंग पेपर में गलत हो जाएगा और यहां हैड बीन प्लेइंग आ जाएगा इस तरीके से। डन है? ये बात। तो ये वो एक सिंपल एरर जो आपने पहले भी सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको ये कहा था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिना समय के भी आ जाता है। तो आप ये बोलोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हाँ, विदाउट टाइम। क्या ये विदाउट टाइम मतलब विदाउट सिंस या फोर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। पता है हाँ कैसे? इसमें भी मुझे नरेशन का सहारा लेना होगा। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ही सेड टू हर, हाँ, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने ऐसे बोल दिया, डायरेक्ट स्पीच है बेटा। तो पेपर में आया तो आप ये नो एरर बोलोगे, हाँ डायरेक्ट स्पीच है, और आप बोलोगे सर नो एरर, सही है कि नहीं पाजी? लेकिन एक बात बताओ, सपोज करो बेटा मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो आप क्या करोगे? ही टोल्ड हर दैट, हाँ, आप दे का दे लिखोगे, हाँ, और अभी अभी मैंने कहा ये बात तो उसने पास्ट में कही थी, हाँ, तो ये बात तो और पुरानी हो गई, और पुरानी होगी, ये पास्ट ऑफ पास्ट में कन्वर्ट होगी, और वो पास्ट ऑफ पास्ट में कन्वर्ट होगी तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। भाई और पुरानी कर दो ना इस बात को, क्योंकि ये बात तो उसने पास्ट में कही थी, और आज हम देखूं तो ये बात तो उसने पास्ट में कही थी, हाँ, तो बात और पुरानी हो गई, और पुरानी होगी तो आप दे हैड बीन प्लेइंग करना पड़ेगा बेटा अब आपको। हाँ, आप ऐसे करोगे, ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है बेटा, पेपर में ये थोड़ा ना आपको बोलेगा बच्चों की तरह ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। पेपर में तो सीधा एरर देगा बेटा,
अब वो जब सीधा एरर देगा ना, तो वो सपोज करो कॉपी करना है, ये अभी मिटा रहा हूं मैं, बस वापसी ला दूंगा उसको जादू से। पेपर में तो ये देगा ना। अब पेपर में कई बच्चे पागल हैं, वो क्या करेंगे, अरे हैड बीन प्लेइंग तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिना टाइम ऐसे कैसे आ जाएगा, ये तो गलत हो गया धत्तेरे की, यहां तो वर प्लेइंग कर दो, अबे गधेड़ू। अरे ऐसा नहीं करेगा, वर प्लेइंग भी सही है, उधर आर प्लेइंग होगा तो वर प्लेइंग हो गया होगा, वर प्लेइंग होगा तो हैड बीन प्लेइंग हो गया होगा, तो सब सही है। क्योंकि बेटा मैंने कहा था पास्ट में पास्ट ऑफ पास्ट भी आ सकता है, पास्ट में पास्ट भी आ सकता है, तो यहां वर प्लेइंग भी सही है। लेकिन छुटकू पेपर में ये भी तो एरर था, ये तो मैंने तुम्हें हिंट देने के लिए इसकी डायरेक्ट स्पीच लिखी है, पेपर में थोड़ा ना डायरेक्ट स्पीच लिख के तुम्हें बताएगा, है दामाद थोड़ा ना लगते हो तुम उसके, वो तो सीधा कंफ्यूज करेगा तुम्हें। तो ये ध्यान रखना, बिना समय के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता बेटा ऐसे। देख रहे हो बिरजू दुनिया कहां से कहां चली गई, और तुम मोदी जी आएंगे, मोदी जी, फिर मोदी जी इसके लिए रसगुल्ले लाएंगे, रसगुल्ले दिल्ली से राम के छोले भटूरे भी लाएंगे इसके लिए। ओले मिला बच्चा मिलू को देखने आया है, आ जाओ भाई। अलग ही स्वैग में जिंदगी। हो हीरा। तो बेटा ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और सुनाओ मेरे शेरों, मजा आया भाई पढ़ के? धन मेरे भाई। चलो अब क्या है बेटा, अब मैं आने आपको बहुत छोटी छोटी बातें बतानी है। वो छोटी बात ये है बच्चे, ठीक है, यूज ऑफ फोर। आप बोलोगे जयदीप सर यूज ऑफ फोर तो आपने करा दिया, बिल्कुल करा दिया बेटा, पास्ट टेंस में करा, कि पास्ट टेंस में फोर कैसे यूज हो सकता है, और वो भी यूज ऑफ फोर, ठीक है। आप अगर ध्यान से समझोगे तो हमने घंटा भर पढ़ा था, 1 घंटा तो लग गया होगा, है ना, 1 घंटा तो लग गया होगा बेटा उसमें सीखने में, लेकिन यहां उतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको चीज बहुत आसानी से समझनी है। पहले मेरे दोस्त, अगर पास्ट इंडेफिनिट में, अगर पास्ट इंडेफिनिट में फोर आएगा तो इसका मतलब क्या था, काम इतनी देर के लिए हुआ था। इसका मतलब क्या होगा, काम, साथ साथ कॉपी करना, इतनी ड्यूरेशन के लिए हुआ था, इतनी ड्यूरेशन के लिए हुआ था। इसका मतलब उसके बाद रुक गया,
क्यों? क्योंकि मैंने कहा था इंडेफिनिट में जो फोर है बेटा वो के लिए का मीनिंग देगा, इसलिए आप बोलोगे जैसे ही प्लेट, हाँ, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे के लिए खेला था, याद आया? ही स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे के लिए सोया था, तो 5 घंटे के बाद उठ गया था। उसने उस कंपनी में 2 साल के लिए काम किया था, तो 2 साल के बाद उसने उस कंपनी को छोड़ दिया था, है कि नहीं बेटा? दूसरा पॉइंट, या तो मेरे बच्चे आप पास्ट परफेक्ट या आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में फोर इस्तेमाल कर सकते हो, और लगा लेना बीच में बेटा, क्योंकि यही चीज मैंने आपको सिखाई थी, यही चीज मैंने आपको सिखाई थी बेटा प्रेजेंट में, तो बार बार थोड़ा ना सिखानी है, सेम है। आप इसको भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बेटा अगर मैं बोलूं ही हैड लिव्ड देयर फॉर 10 ईयर्स, वो वहां, उसको वहां रहते हुए 10 साल हो गए थे, वो वहां 10 साल से रह चुका था, या वो वहां 10 साल से रह रहा था, तो बेटा दोनों का क्या मीनिंग हो जाएगा? सेम। बस मेरे भाई यही तो पढ़ाना है, बस क्या नहीं हो सकता? वॉज लिविंग नहीं होगा, है कि नहीं बेटा? वॉज लिव नहीं होगा। इसका मतलब फोर जब इनमें आएगा तो क्या मीनिंग देगा? से, जो मैंने पहले बताया था, काम इतनी देर के लिए हो गया पर आगे भी चालू था, तो उसको वहां रहते हुए 10 साल हो गए थे, तो 11वां चालू था। वो वहां 10 साल से रह रहा था, तो 11वां चालू था। सिंपल। तो बेटा यूज ऑफ फॉर खत्म। क्यों? क्योंकि कुछ कराना ही नहीं पड़ा मेरे को, सेम तो कॉन्सेप्ट है। वो वहां 10 साल से रह रहा है तो प्रेजेंट, रह रहा था तो पास्ट, कुछ करना ही नहीं बेटा। वो 5 घंटे के लिए सोता है तो ही स्लीप्स, 5 घंटे के लिए सोया था तो स्लेप, तो इंडेफिनिट में के लिए मीनिंग देगा, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम मीनिंग देगा, कुछ कराना ही नहीं पड़ा मेरे को तो भाई। समझ रहे बेटा? 8 एप्पल्स की जगह यूज्ड टू ईट। ओ भाई साहब, यूज टू आदत होती बेटा, आदत नहीं दिखानी वहां, पागल हो क्या? वहां तो बताना खाता है, खाया था। प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट बनाते टाइम हैबिट थोड़ा ना दिखा दोगे बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा कौन पूछ रहा था? सौरभ। ठीक है बच्चे, हैबिट हो जाएगी ना बेटा, और हैबिट तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं ना उसमें, नॉर्मल प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। हो सॉरी, करो बेटा। तो इन चीजों को जब आप समझने लग जाओगे तो आग लगाने लग जाओगे। और कौन सा इंग्लिश में रॉकेट साइंस है बेटा? आपको इतना आसान करा के मैं करा दूंगा इन चीजों को, आपको तो बस एक बार अच्छे से मेरे साथ पढ़ लेना, उसके बाद तो आपकी टेंशन खत्म बेटा। ठीक है भाई, चल। अब बेटा ये हो गया यूज ऑफ फोर। सर यूज ऑफ सिंस और करा दो बेटा, वो भी सेम है, उसमें भी मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। क्यों? वो आपने क्या देखा था, देखो बेटा एक ही साथ समझना। सिंस के बाद मेरे बच्चे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है,
या मैंने आपको कहा था बेटा, और पास्ट स्टेटमेंट आती है कि नहीं बेटा? स्टेटमेंट आएगी तो वो क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। अगर उसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो प्रेपोजिशन है, अगर उसके बाद पास्ट स्टेटमेंट है तो बेटा वो कंजंक्शन है। बताई थी ये बात? वेरी गुड। उसको अगर प्रेजेंट से रिलेट करना है तो आप क्या बना दोगे? यहां प्रेजेंट परफेक्ट लिख देते थे। पास्ट से रिलेट करना है तो बेटा आप यहां पास्ट परफेक्ट लिख दोगे। पास्ट परफेक्ट किसके साथ? परफेक्ट रिजल्ट के साथ, कंप्लीट रिजल्ट के साथ। याद आया? 4 किताबें लिख चुका था। हां, और एक सेकंड क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस लिए आएगा? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाने के लिए। याद है बेटा? जो काम चल रहा था, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस शो करने के लिए। बस। तो बेटा क्या इसके कॉन्सेप्ट बदले? कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला बेटा, 1% भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, वो वहां 2015 से रह रहा था, तो मैं बोलूंगा ही हैड बीन लिविंग देयर। ही हैड बीन लिविंग देयर, वो वहां रह रहा था सिंस 2015। और रह रहा है के लिए क्या लिखते बेटा? हैज बीन लिविंग। पास्ट है तो हैड बीन लिविंग, कुछ भी नहीं बदला। बस बेटा पास्ट में बोलने के लिए आपने उस है का जो था किया है ना, वही फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं। अगर मैं बोलूं ही हैड रिटन 4 बुक्स सिंस 2015, ही हैड बीन राइटिंग तो नहीं होगा 4 बुक्स की, 4 किताबें तो लिख चुका वो। सेम एरर बनेगा, सब कुछ सेम है बेटा, 1% भी कोई भी बदलाव नहीं। तो ये हुआ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट, यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर के साथ। तो इसीलिए पता है फर्क क्या होता है बेटा? जब आप चीजों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपका यहां पर, ठीक है, ये चीजें आपको इतना गहराई से समझ आने लग जाती हैं कि वो आपकी चीजें फिर बाद में हेल्प करती। बहुत बढ़िया। बस एक बात ध्यान रखना बेटा, इंसान को इंसान का घमंड ही लेकर डूबता है। अगर आपने एक घमंड पाल लिया कि बाकी बच्चों की तरह आपको भी एक ही बार में समझ आएगा, तो आप मेरे बच्चे डूब जाएंगे जिंदगी में। किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 और किसी को मैक्सिमम 3। अपनी कैटेगरी पहचानो, आप किस कैटेगरी के हैं मेरे बच्चे, उस हिसाब से अपनी मेहनत लगाओ। अगर किसी चीज में मैं कमजोर होऊंगा तो पुत्र मुझे उसमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर किसी चीज में मैं स्ट्रांग होऊंगा तो मुझे कम मेहनत करनी होगी। आप में से जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो वो एक ही बार पढ़ते हैं चीजों को, जिनकी थोड़ी वीक है बेटा वो 2 बार पढ़ते हैं फिर रिवाइज भी करते हैं रजिस्टर से, ठीक है। और जिनकी और ज्यादा वीक है वो 3 बार पढ़ते हैं। एक बार क्लास में पढ़ लिया, हो सकता है पुत्र दोबारा भी क्लास देखें और फिर तीसरी बार वो रजिस्टर से रिवाइज करें। ये भी ध्यान रखना। कई बार बेटा टॉपिक वाइज भी चीजें देखी जाती हैं। हो सकता है पुत्र आपको टेंस मुश्किल लग रहा हो। कई बच्चे कह रहे हैं सर लाइफ में मैं तो पहली बार ऐसा पढ़ रहा हूं, हलवा लग रहा है मेरे को। तो कई कह रहे हैं सर मैं दोबारा भी रिवाइज करूंगा। अच्छी बात है। अल्टीमेट मेरे बच्चे नौकरी उसी को मिलेगी जो एंड में अपने आप को साबित कर पाएगा। पढ़ते वक्त आपने कितनी मेहनत की वो कोई नहीं देखने वाला बेटा, रिजल्ट ही देखेगा। तो इसलिए अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना, जितनी भी मेहनत लगे करो, एट द एंड आपसे भी एरर बनेंगे, एट द एंड दूसरे बच्चे से भी बनेंगे। आपने एक बार पढ़ा, उसने 3 बार पढ़ा, लेकिन एरर आप भी बना रहे हो, वो भी बना रहे, दोनों सेलेक्ट होंगे। तो मेहनत जो लगातार रखता है ना बेटा, उसका सिलेक्शन होता है। सिंपल सी बात ये, ठीक है, डन है। ये ध्यान रखना। इसलिए बेटा मेरी इंग्लिश वीक है या मेरी इंग्लिश ये है वे है, ये करने से कसम से मेरे पुत्र कुछ नहीं होने वाला हासिल जिंदगी में। तुम यही करते रह जाओगे और एट द एंड नौकरी नहीं मिलेगी। आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है, हां, तो क्या करना है बेटा? 2 नहीं 3 बार पढ़ लो। अगर तुम मुझे ये कह रहे हो सर 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। 14 साल हो जाएंगे बेटा पढ़ाते हुए, 13-14 साल मुझे हो गए। इन 13-14 सालों में लाखों स्टूडेंट पढ़ाए हैं छुट को। ऑफलाइन में भी 3-3, 4-4 हजार के बच्चों के बैच।
उसके बाद अगर मुझे कोई बच्चा बोले 3 बार में भी समझ नहीं आया, इम्पॉसिबल है बेटा। आप मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो सोचो अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ जुड़े और आप तब भी ये कह रहे हो 3 बार में भी नहीं आ रहा, तो इम्पॉसिबल टास्क नहीं हो गया यार। सामने वाला टीचर भी तो खून पसीना एक करके पढ़ा रहा है, समझा रहा है, आपको कैसे नहीं आएगा? इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना बच्चे। इस बात को रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ये उनके लिए जिनकी वीक है, जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं हो, तो एक बार क्लास देखते हैं अगले दिन आके बैठ जाते हैं, उनको तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। डन है। मेरा एरर निकालने के लिए क्वेश्चन भेज दीजिए। प्रिंसी कह रही, अब इसको ये नहीं पता स्टार्टिंग में क्या कहा था मैंने, कैसे प्रैक्टिस कराऊं। थोड़े कड़वे शब्द बोलूं, कड़वे हैं लेकिन अच्छे लगेंगे। 2-4 क्लास देख के ना अपने आप को 30 मार खा मत समझो। टेंस के एरर बनाने पहले पूरा टेंस तो पढ़ लो। समझ में आई? थोड़ी सी ही खुशी में पागलों की तरह खुश होने वाले मूर्ख होते हैं। ढंग से मेहनत कर बेटा, सारा टेंस खत्म होगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छा लगेगा। आधी अधूरी तैयारी के साथ मूर्ख लोग मैदान में उतरते हैं, ठीक है। गीता में कहा था ना, कहता है कि अर्जुन कि प्रभु वो ललकार रहा है युद्ध के लिए, हमें रुकना होगा। कहता है हर चुनौती को जो स्वीकार कर ले वो मूर्ख आदमी होता है। चुनौती को स्वीकार अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से करो। आप कब कंफर्टेबल? दूसरे ने उकसाया नहीं। आप कंफर्टेबल कब होगे? जब पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हो, वरना 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, 34 में मुंह के बल गिरोगे, फिर कॉन्फिडेंस खत्म, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो 2-4 क्लास लेके इतना अपने आप में गुब्बारा मत भरो, चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। पूरा टॉपिक खत्म होने दो बेटा, मजा आएगा, ठीक है। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई फ्यूचर टेंस। ये छोटा टेंस है बेटा, ये छोटा टेंस है। जैसे पास्ट भी छोटा टेंस था, लेकिन पास्ट परफेक्ट ने पूरी की पूरी दुनिया घुमा दी। फ्यूचर टेंस को बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग। टेक्निकली बेटा फ्यूचर टेंस टेंस नहीं है, इमेजिनेशन है। इसीलिए आपने प्रेजेंट में भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज की, आपने पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज की, सब यूज की। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमने नई बनानी पड़ी। मतलब आज फ्यूचर टेंस का आपको इंट्रोडक्शन देता हूं बेटा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है मेरे दोस्त, कि बेटा जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जिनको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब्स, हाँ, इसके 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? कम 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 वाली, हाँ ये वाली। तो हेल्पिंग वर्ब्स के 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे जिनको हम बोलते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, या प्राइमरी भी बोल देते हैं, बट आप बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स लिखिए। बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होता है ना बेटा, 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो बी से बनती हैं, जो हैव से बनती हैं, और जो डू से बनती हैं। मेरे पुत्र आपने ये पढ़ी प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, आपको नहीं लग रहा है ना? प्रेजेंट पास्ट टेंस में आपने यही पढ़ी बेटा। बी की फॉर्म से भी हेल्पिंग वर्ब बनी, वॉज वर हो चाहे डिड हो, ठीक है। ये डिड इससे बन गई, हैज हैव हैड वगैरह इससे बन गई, बी से इज एम आर वॉज वर ये बन गई, है कि नहीं बेटा? वेरी गुड। तो आपने प्रेजेंट पास्ट टेंस पढ़ा, लेकिन फ्यूचर क्या था? फ्यूचर इमेजिनेशन का हिस्सा है। कहता हम तो इमेजिनेशन करेंगे, है कि नहीं पाजी? हम तो इमेजिनेशन करेंगे। मैंने इमेजिनेशन करोगे तो फिर तो बेटा बी का मतलब है होना, हैव का मतलब है पास में होना, डू का मतलब है करना, ठीक है। एक्शन हो गया, पोजेशन हो गया, हैपनिंग हो गई, सब सत्य है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सब सत्य है, लेकिन फ्यूचर तो इमेजिनेशन है। हमने बोला यार ये इमेजिनेशन का क्या करें? कहते इनके लिए नई हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। इसीलिए इनके लिए एक नई हेल्पिंग वर्ब बनाई गई, जिन्हें बोला गया बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं अभी वो भी बताऊंगा आपको। इनके लिए बोला गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। इसीलिए बेटा इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स से ही एक अलग टॉपिक निकल के आया, मॉडल्स टॉपिक। एक अलग टॉपिक निकल के आया, मॉडल्स टॉपिक, जो टेंस के बाद में आपको पढ़ाऊंगा। अलग टॉपिक ही निकल गया। हाँ, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अलग ही एक टॉपिक निकल के आ गया। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमारी भावनाओं को, हमारी हिडन इमोशंस को दिखाती हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? क्या करती हैं? शो हिडन इमोशंस, शो हिडन इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशन।
आपकी इंटेंशन, इरादा क्या है। ये हमारी इमोशंस, भावनाओं को, इंटेंशन को दिखाती हैं, इमोशंस को दिखाती हैं बेटा। कैसे? जैसे मैं ये काम कर सकता हूं, कैन, शायद बारिश होगी, पॉसिबिलिटी में। सलाह दे रहे हो तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो बेटा वो चीज होगी। तो ये क्या करती है, हमारी हिडन इमोशंस को, हमारी भावनाओं को दिखाती है। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो कुड रिक्वेस्ट दिखा रहा है, कैन पावर दिखा रहा है, पोटेंशियल दिखा रहा है, आपकी एबिलिटी दिखा रहा है, मे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, शुड सलाह दिखा रहा है। तो जितनी सारी अलग अलग, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अपनी अपनी इमोशंस रखती हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो शो हिडन इमोशंस और फीलिंग्स और इंटेंशंस, ये वह हेल्पिंग वर्ब्स दिखाती हैं। ठीक है, हाँ, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए बहुत मॉडर्न, ठीक है, तो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, हाँ, अपने अपने यूज के हिसाब से, ठीक है, अपनी सेंस रखती है नहीं भाई, अपने अपने यूज के हिसाब से अपनी सेंस रखती है। कॉपी करना बेटा, अपने अपने यूज के हिसाब से अपनी सेंस रखती हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स अपने अपने यूज के हिसाब से अपनी सेंस रखती हैं। आपने बोला सर मुझे पॉसिबिलिटी दिखानी, ये ले मे। सर मुझे पावर दिखा, ये ले कैन। सर मुझे रिक्वेस्ट करनी, ये ले कुड ले ले। सर मुझे परमिशन मांगनी, मे आई कम इन, मे ले ले। तो बेटा अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी। तो कहां पढ़ेंगे? मॉडल में पढ़ेंगे, मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा। तो यहां क्यों बता रहे हो सर? मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इनका मीनिंग क्या बोलोगे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हिडन इमोशंस, फीलिंग्स को दिखाती। कहीं रिक्वेस्ट लिखा नहीं है, उसके अंदर वो सेंस है। कहीं पॉसिबिलिटी लिखा नहीं है, उसके अंदर वो सेंस है। इट मे रेन, शायद बारिश होगी, पॉसिबिलिटी है। कहां लिखा है पॉसिबिलिटी? मे के अंदर वो सेंस। तो क्या है, अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना मीनिंग देती हैं। तो और बहुत सारी होती हैं, हाँ बहुत सारी होती हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? विल, हाँ, शेल, हाँ, मे, हाँ, माइट, हाँ, कैन, तगड़ा 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 तगड़ा, बहुत सारी होती, बहुत सारी होती है। ठीक है, हाँ, कितनी होती है बेटा? बहुत सारी होती है। वेरी गुड। फिर हम दौड़े दौड़े गए और हमने विल शेल के सामने हाथ फैला दिए, बोला हमारी मदद कर दो। उसने कहा क्या चाहिए तुम्हें? कहता है हमें फ्यूचर टाइम दिखाना है, तो आप ही हमारी मदद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से सुनो, इन सब मॉडल्स में से ये दो मॉडल्स ऐसे हैं जो फ्यूचर भी दिखाते हैं। अच्छा, खाली फ्यूचर नहीं दिखाते, बाकी बहुत भी काम है इनके। जैसे जैसे मैंने बोल दिया आपको, शैल वी गो, शैल आई गो नाउ, क्या मैं चलूं क्या? मैं, शैल आई गो नाउ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं शैल से। इसका मतलब विल शेल के भी बहुत सारे फंक्शन है बेटा। जैसे मे, देखो मे परमिशन मांग रहे थे आप, मे कम इन, इट मे रेन, पॉसिबिलिटी। तो मे परमिशन भी दिखा रहा है, मे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो अपने अपने हिसाब से कई मीनिंग होते हैं इनके। हाँ, तो विल शेल के भी क्या होते हैं बेटा? बहुत से फंक्शन, बहुत से यूज। हाँ, उन यूज में से एक यूज है फ्यूचर टाइम दिखाना। ओ भाई साहब, ओए रे, ये जो एक यूज है यही यूज फ्यूचर टेंस बनाता है। भाई अगर आप समझ पाए ना, अब इसको वाइंड अप भी करूंगा मैं, क्या बताया मैंने, यही यूज फ्यूचर टेंस बनाता है। भाई मेरे ऐसे फ्यूचर टेंस पैदा हुआ, खोपड़ी घूम जाएगी आप। मतलब हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती हैं। देखो बेटा सारा बता रहा हूं मैं आपको, सारा वाइंड अप कर रहा हूं।
इसका इंट्रोडक्शन देखो कैसे समझोगे। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक वो जो सीधी सीधी बात करे जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस करता है, एक वो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। सर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिनके अंदर इमोशंस होते हैं, ये अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए बनाई गई है। जब हमें ऐसा बोलना हो मैं कर सकता हूं इस काम को, तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब। हाँ, और ये हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं, एक एक हेल्पिंग वर्ब के कई फंक्शन होते हैं। कैन के भी कई फंक्शन है, मे के भी कई फंक्शन है, माइट के भी कई फंक्शन है, विल के भी कई फंक्शन है, शेल के भी कई फंक्शन है, अलग अलग सबके कई कई फंक्शन होते हैं। तो हमने विल शेल के सामने हाथ फैला दिए, आप कुछ कर दो। विल शेल ने कहा हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप फ्यूचर दिखाते हो? कहता हम तो बहुत कुछ दिखाते हैं। कहता तुम बहुत फंक्शन है तुम्हारे, विल के भी बहुत फंक्शन है, शेल के भी बहुत फंक्शन है। उन फंक्शंस में से विल शेल के एक फंक्शन है कि वो फ्यूचर भी दिखाते हैं। हाँ, और ये एक फंक्शन ही फ्यूचर टेंस है। मतलब एक बात बताओ बेटा, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में धरती एक बिंदु के बराबर है। पूरे ब्रह्मांड में धरती को सोचो एक बिंदु के बराबर है, और उस बिंदु के बराबर भी एक छोटे से एरिया में हम रहते हैं। अब यही फ्यूचर टेंस है। मतलब फ्यूचर टेंस दो कोड़ी का है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि इमोशंस दिखाती है, बहुत सारी होती हैं, एक एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के कई कई फंक्शन होते हैं। उसमें से दो हेल्पिंग वर्ब चुनी गई, विल और शेल, जिनके भी कई फंक्शन होते हैं। उन फंक्शन में से विल शेल के एक फंक्शन होता है फ्यूचर टाइम दिखाना, उस एक फंक्शन को ही फ्यूचर टेंस बोला गया है। तो बेटा अब ध्यान से सुन, अब बताओ भाई क्या हुआ। मतलब फ्यूचर टेंस जो अपने आप में छाती चौड़ी करे घूम रहा है, साले की औकात इतनी सी है बेटा, विल शेल जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, हाँ, उन विल शेल के एक फंक्शन है फ्यूचर दिखाता है, और वो एक फंक्शन ना फ्यूचर टेंस है। इसीलिए टेक्निकली इमेजिनेशन का पार्ट है फ्यूचर टेंस। हाँ, और इमेजिनेशन टेंस में होती नहीं। टेंस का मतलब है किस टाइम पे क्या काम हुआ। इमेजिनेशन थोड़ी ना टेंस दिखाएगा, इमेजिनेशन तो साला मॉडल टॉपिक हो गया। इसलिए फ्यूचर टेंस इज द पार्ट ऑफ मॉडल। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को टेंस ही नहीं मानते, कहते दो ही टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट। बस, और डीपली भी बता सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है भारत रत्न लेने की, वरना मैं तो भी तुम्हें पीएचडी करा दूं। जरूरत नहीं है उस चीज की, इतना काफी है तुम्हारा। तो आज के बाद कोई पूछे ना फ्यूचर टेंस क्या है, तो बेटा ये इंट्रोडक्शन। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह पढ़ेंगे, जो कि हम कल से पढ़ेंगे। आज आपने फ्यूचर टेंस की पैदाइश देख ली, आखिरकार ये पैदा कैसे हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। रिवाइज करके कल आइएगा बेटा, कल इसको आगे पढ़ेंगे। कल हमारा टेंस जो है ये खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मां बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और बिंदास रहिए। ठीक है, बाय बेटा।